हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूँ सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में। आज का ये सेशन हमारे पेपर 6 आईबीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में हम सॉल्व कर रहे हैं हमारे आईबीएस की केस स्टडीज। एंड इन केस स्टडी सॉल्यूशन से आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरह से आपको केस स्टडीज को सॉल्व करना है। यहाँ पर आपकी केस स्टडी की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप समझ पाएंगे कि एग्जाम में अगर नई केस स्टडीज आती है तो आपको उन्हें किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कैसे आप लोग कंसेप्ट आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको अपने मटेरियल में सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद किस तरह से आंसर लिखते हैं। ये सब चीजें आपको इस सेशन से समझ में आएगी। तो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हमारे इस सेशन को। इस सेशन में हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी एडिशनल केस स्टडी नंबर 2, जो कि मई 25 एग्जाम्स के लिए रिलीज हुई है। सर ये केस स्टडीज का पीडीएफ कहां मिलेगा? तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा आईसीआई की बीओएस वेबसाइट पे, जहां पर आईबीएस वाले एरिया में आपको एडिशनल केस स्टडीज मिलेगी, या फिर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं पीडब्ल्यू के ऐप से। और लास्ट है कि ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ऐप पर जाके बस सर्च कर लीजिए सीए रोहित चीपड़, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पर आईबीएस के भी सारे नोट्स अवेलेबल रहेंगे। तो ये हो गया आपकी पीडीएफ के लिए। एंड बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि सर इंडेक्स कब आएगा, आईबीएस का मटेरियल कब आएगा। तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगा, जैसे आपके आईबीएस के नोट्स हम रिलीज करते हैं। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारी केस स्टडी 2 को। एंड आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आज की क्लास में थोड़ा ऑडियो का इश्यू हो सकता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये नया सिस्टम है जहां पर थोड़ा सा हमें ऑडियो का इश्यू फील हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट सेशन से आपको ये सब इश्यू फील नहीं होंगे, क्योंकि हम हमारे पुराने सिस्टम पर आ जाएंगे। तो ये रही हमारी केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी जब भी आपको मिलेगी, हमें केस स्टडी की डिटेल्स रीड नहीं करनी है स्टार्टिंग में, हमें जाना है डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस पे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। केस स्टडी कंप्लीट होने के बाद हमें एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं, ये भी अभी रीड नहीं करने हैं। हमें चलते जाना है डायरेक्टली हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को रीड करेंगे, कंसेप्ट आइडेंटिफाई करेंगे, कंसेप्ट को सर्च करेंगे और फिर उसको केस स्टडी पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2.6 समझते हैं यहां पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। यहां पर बोला है, हाउ शुड बीपीएल अप्लाई द रिलेवेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड to account for the acquisition of design A, design B and what amount। तो बहुत ही सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि कौन सा रिलेवेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी इंड एस अप्लाई होगा। जैसे इंड एस का नाम आता है, हमें पता चलता है ये क्वेश्चन है एफआर का, और एफआर में कौन से इंड एस का है वो हमें आगे चल के पता चलता है कि हमें एक्विजिशन ऑफ डिजाइन ए और डिजाइन बी को बात करनी है। अब डिजाइन ए क्या होगा, डिजाइन बी क्या होगा, ये तो हमें केस स्टडी पढ़ने से पता चलेगा। लेकिन एकदम जनरल ओवरव्यू बात करें तो डिजाइन से हमें इतना समझ में आता है कि ये कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है हमारी इंटेंजिबल एसेट में। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा इंड एएस 38 रहेगा, जो कि इंटेंजिबल एसेट से डील करता है। तो ये हमने यहां पर आइडेंटिफाई किया है। क्वेश्चन ने बोला कि पहले बताइए हाउ शुड, यानी किस तरह से आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे डिजाइन ए और डिजाइन बी के एक्विजिशन पे, एंड आप उनको किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो दो पार्ट है क्वेश्चन के, पहला है हाउ, दूसरा है आपका व्हाट। तो अब हमें क्या करना है, हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ गए हैं, हमें जाना है हमारे इंड एस 38 पे और समझना है कि हमारा इंड एस 38 कैसे बताता है डिजाइन ए डिजाइन बी के बारे में, और क्या अमाउंट पे हमें इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ये बात तो हमें इंड एस 38 बताएगा, बट उससे पहले हमें इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझने के लिए आपकी केस स्टडी का रिलेवेंट पैराग्राफ समझना पड़ेगा। तो चलते आपकी केस स्टडी के रिलेवेंट पैराग्राफ पे।
अब सर केस स्टडी का रिलेवेंट पैरा कैसे आइडेंटिफाई करें? तो उसके लिए हमें केस स्टडी में ढूंढना है जहां पर डिजाइन ए और डिजाइन बी के बारे में बात हुई हो और आपकी कंपनी डीपीएल के बारे में बात हुई हो। तो हमारे कीवर्ड रहेंगे डीपीएल, डिजाइन ए और डिजाइन बी। चलो देखते हैं कहां पर आपकी केस स्टडी में ये डिस्कशन हुआ है। सबसे एंड के अंदर कुछ एनेक्चर गिवन है जहां पर सिटी टाइम्स जो कि कोई न्यूज होगा, और यहां पर आपको कुछ न्यूज गिवन है। यहां पर तो हमें डीपीएल का नाम दिखता है लेकिन डिजाइन के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं दिख रहा है। हमें बस ऊपर ऊपर से देखना है कि कहीं पर डिजाइन का नाम मिल जाए तो हम उसको पिक कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है क्योंकि हम तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हैं हमारे कुछ इंटेंजिबल पे, तो ये रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर लीगल चैलेंजेस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये पैराग्राफ भी रिलेवेंट नहीं रहेगा। इसके बाद है हमारा स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन का पैराग्राफ। यहां पर देखते कि कहीं पर डिजाइन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मूव के बारे में बात हुई है, फिर एक्विजिशन प्रोसेस के बारे में बात हुई है, और फिर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कोई बीडीएम लिमिटेड है, डीपीएल की बात हो रही है, और यहां पर हमें डिजाइन ए और डिजाइन बी मिलता है। तो एक ऊपर से ओवरव्यू से हमें पता चलता है कि ये वाला पैराग्राफ हमारे लिए रिलेवेंट रहेगा। तो चलते हैं एंड समझते हैं हमारे इस पैराग्राफ को। यहां पर बोला है इनिशियली BDM was valued at ₹50 crore by an analyst for the purpose of amalgamation। तो BDM लिमिटेड कोई कंपनी है जो कि अमालगमेट हो रही होगी और इसका वैल्यूएशन 50 करोड़ का है। However, a registered valuer of DPL later discovered that analyst has utilized book value of debt and equity in his calculation, which necessitated a revision of BDM's value in the amalgamation scheme। सिंपल सी बात क्या बोली है कि हमारे वैल्यूअर ने आइडेंटिफाई करा कि ये 50 करोड़ का जो वैल्यूएशन है यहां पर बुक वैल्यू ऑफ डेट और इक्विटी यूज हुआ है। बुक वैल्यू ऑफ डेट और इक्विटी यूज करना सही बात नहीं है, हमें मार्केट वैल्यू यूज करना चाहिए था, तो इसीलिए यहां पर आपको वैल्यूएशन में थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। फिर क्या बोला है, एज ए पार्ट ऑफ एक्विजिशन डीपीएल ऑल्सो गेन 2 वैल्यूएबल ट्रेड सीक्रेट। आपको एक्विजिशन से 2 वैल्यूएबल ट्रेड सीक्रेट मिले हैं फ्रॉम बीडीएम। पहला है आपका डिजाइन ए, अ पेटेंटेड इंटरलॉकिंग ब्रिक डिजाइन। तो डिजाइन ए आपका एक पेटेंटेड डिजाइन है जो कि ब्रिक्स को लॉक करने में काम आता होगा। और डिजाइन बी विच पर्टेन्स टू इंटरनल कंपोनेंट डिजाइन ऑफ ब्रिक्स बट लैक्स लीगल प्रोटेक्शन। तो 2 डिजाइन है, डिजाइन ए पर पेटेंट अवेलेबल है, डिजाइन बी पर पेटेंट अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहां पर लिखा है लैक्स लीगल प्रोटेक्शन। और ये डिजाइन किस काम में आता है, ये इंटरनल कंपोनेंट है डिजाइन ऑफ ब्रिक्स को, यानी ब्रिक्स के डिजाइन को क्रिएट करने में काम आता होगा। और क्या बोला है यहां पर, तो और कुछ नहीं बोला है, बस इतनी सी बात हमें बताई है डिजाइन ए और डिजाइन बी के बारे में कि एक का पेटेंट अवेलेबल है और दूसरा हमारा लैक करता है लीगल प्रोटेक्शन। अब इतनी सी बात तो हमें समझ में आई है कि डिजाइन ए डिजाइन बी इनटेंजिबल एसेट है और हमने करेक्ट इंडेस आइडेंटिफाई किया था। अब चलते हैं हमारे इंडेस पे और समझते हैं कि किस तरह से डिजाइन ए और डिजाइन बी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और किस अमाउंट पर हम इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो हम चलते हैं आपके एफआर के इंडेक्स पे। सबसे पहले मैं चलता हूं आपके फ्रंट पेज पे। तो ये हमारा एफआर का स्टडी मैट है, हमें जाना है इंड एस 38 इंटेंजिबल एसेट पे। तो इसके डिटेल इंडेक्स पे चलते हैं। ये सारे डिटेल इंडेक्स आपको आईसीआई के स्टडी मैट में मिल जाएंगे, तो आपको अलग से कुछ भी नहीं लेके जाना है। तो आईसीआई के स्टडी मैट पे हमें जाना है इंड एस 38 पे, 36। ये रहा हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 इंटेंजिबल एसेट। यहां पर हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि किस तरह से डिजाइन ए और डिजाइन बी रिकॉर्ड होगा और किस अमाउंट पर रिकॉर्ड होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बोला है, ऑब्जेक्टिव काम का नहीं है, हमारे स्कोप भी काम का नहीं होता है। फिर रेलेवेंट डेफिनेशन, डेफिनेशंस का अभी यूज नहीं है। फोर्थ है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी एसेट को रिकॉर्ड करने से पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या वो एसेट एक्चुअल में एसेट है या फिर वो एसेट नहीं है।
तो यहाँ पर आपका मीनिंग और आइडेंटिफाइबिलिटी ये दोनों पैराग्राफ रिलेवेंट रहेंगे, जो कि 5.214 और 218 पे है। तो यहाँ पे तो हम समझ पाएंगे कि किस तरह से आपका इंड एस अप्लाई होगा। नेक्स्ट हमें उसको किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है ये समझना है। तो रिकॉर्ड किस अमाउंट पे करेंगे, उसके लिए रिकॉग्निशन है। रिकॉग्निशन तो बताता है कि किस तरह से रिकॉग्नाइज होगा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अमाउंट का डिस्कशन भी होता है, तो हो सकता है यहाँ पर हमें सीखने को मिले। और 5.6 तो आपका मेजरमेंट पर ही बेस है, तो ये वाला पार्ट हमारे लिए रिलेवेंट रहेगा, क्योंकि हमें मेजर करना है हमारे इंटेंजिबल एसेट को। अब मेजरमेंट में मल्टीपल टॉपिक है, सेपरेट एक्विजिशन, एक्विजिशन एज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट ग्रांट, एक्सचेंज, इंटरनल गुडविल, इंटरनल इंटेंजिबल एसेट। हमारा किस में फॉल हो रहा है, हमारा एक्विजिशन में फॉल हो रहा है, तो हो सकता है सेपरेट एक्विजिशन में आए या फिर आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन में आए। तो ये दोनों पार्ट भी हमें चेक करने हैं। सबसे पहले चलते 5.214 218 पे, और फिर चलेंगे 5.224 और 227 पे। तो ये रहा हमारा इंड एस 38 इंटेंजिबल एसेट का चैप्टर। 5.208 पर हम हैं, हमें चलना है 214 पे। 212 ये रहा हमारा 5.214, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेंजिबल की। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है इंटेंजिबल का, ये हम लोग डिफाइन करेंगे हमारे आंसर में, कि इंटेंजिबल आपका एक नॉन मॉनेटरी एसेट है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो आपका इंटेंजिबल क्या है, एक आइडेंटिफाइबल है, यानी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी एसेट है, यानी कि इसका मॉनेटरी वैल्यू डिफाइन नहीं है। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, इसका कोई भी फिजिकल सब्सटेंस या फिजिकल फॉर्म नहीं है, तो हम इसको इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। द की कंपोनेंट ऑफ डेफिनेशन, अब इसी डेफिनेशन के की कंपोनेंट बताए हैं कि ये आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। आइडेंटिफाइबल मतलब क्या, कि आप इसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये हमारा स्पेसिफिक एसेट है। आपका एसेट होना चाहिए, एसेट का डेफिनेशन क्या है, जहां से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हो उनको हम लोग एसेट बोलते हैं। और नॉन मॉनेटरी होना चाहिए, यानी ये आपका मॉनेटरी एसेट नहीं होना चाहिए। मॉनेटरी एसेट आपके होते हैं कैश हो गया, आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए, जहां से आपको कैश मिलता है उनको हम लोग मॉनेटरी एसेट बोलते हैं। जहां से हमें कैश नहीं मिलता लेकिन बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको हम लोग नॉन मॉनेटरी एसेट बोलते हैं। फिर विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए, यानी कि इसका फिजिकल सब्सटेंस या फिर फिजिकल फॉर्म नहीं होना चाहिए, तब जाके इंटेंजिबल एसेट में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले इस डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। अब यहां पर आइडेंटिफाइबिलिटी का कंसेप्ट है, तो इसको हमें और डिटेल में समझना पड़ेगा। यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं डिफरेंट इंटेंजिबल के। नेक्स्ट हमें जाना था आइडेंटिफाइबिलिटी पे, कि किस तरह से आपके इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाई होते हैं। तो यहां पर हमें समझाया है कि एन एसेट इज आइडेंटिफाइबल इफ इट आइदर, आपका जो एसेट है वो आइडेंटिफाइबल होगा अगर वो इन दो में से एक भी कंडीशंस फुलफिल करता है। पहली कंडीशन है कि वो सेपरेबल होना चाहिए। सेपरेबल मतलब क्या है, capable of being separated or divided from the entity and sold, transferred, licensed, rented, exchanged either individually or together with a related contract, identifiable asset or liability regardless whether entity intends to do so। तो सबसे पहले कंडीशन है कि हमारा इंटेंजिबल एसेट सेपरेबल होना चाहिए, यानी इसका खुद का एक एग्जिस्टेंस होना चाहिए, एंड हम इसको सेपरेटली सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आपकी एंटिटी से अलग होके मार्केट में इंडिविजुअली सेल हो सकता है, ये हमारा पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, और या फिर वो अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट regardless whether those rights are transferable, separable from entity or from other rights and obligation। तो या तो वो आपका सेपरेबल हो या फिर वो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर लीगल राइट से क्रिएट हो रहा हो। तो ये दो में से आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है इंटेंजिबल एसेट बनने के लिए। अब हमारे पास दो डिजाइन थे, डिजाइन ए और डिजाइन बी। डिजाइन ए का तो हमारे पास पेटेंट है, यानी लीगल राइट है,
तो डिजाइन ए तो हमारी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। डिजाइन बी के अंदर हमारे पास लीगल राइट नहीं है, तो हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास अगर कोई डिजाइन है और मैं उसको मार्केट में ट्रांसफर कर सकता हूं या सेल कर सकता हूं, तो वो मेरा सेपरेबल इंटेंजिबल एसेट बनता है। तो फर्स्ट कंडीशन को डिजाइन बी सेटिस्फाई कर रहा है, डिजाइन ए आपकी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये है हमारे डिजाइन बी के लिए और ये है हमारे डिजाइन ए के लिए। तो ये बात तो क्लियर है कि दोनों ही हमारे इंटेंजिबल एसेट बनेंगे, और इंटेंजिबल एसेट क्यों बनेंगे तो हम ये दोनों कंडीशन वहां पर स्पेसिफाई करके बताएंगे कि डिजाइन बी इसलिए बनेगा और डिजाइन ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला पार्ट हमारा हो गया कि इंड एस किस तरह से अप्लाई होगा। नेक्स्ट पार्ट था कि किस तरह से इसको मेजर करेंगे या फिर किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो मेजरमेंट के लिए नेक्स्ट कंसेप्ट था शायद 227 पे। चलते पेज 227 पे। तो ये रहा हमारा एक्विजिशन एज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, और इससे पहले हमारा सेपरेट एक्विजिशन होगा। तो ये हमारा मेजरमेंट का कंसेप्ट है। मेजरमेंट में हमें दो जगह चेक करना है, या तो सेपरेट एक्विजिशन में मिल जाएगा या फिर हमें आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन में मिलेगा। यहां पर बोला रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड सेपरेटली, यानी सेपरेट एक्विजिशन मतलब आपने मार्केट से इंटेंजिबल को बाय करा है, ये आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला एक्विजिशन नहीं है, तो ये वाला हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। अब चलते बिजनेस कॉम्बिनेशन वाले पे। ये वाला पार्ट हमारे लिए रिलेवेंट है, क्योंकि हमने एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर किया है और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमें हमारे इंटेंजिबल एसेट मिले हैं। So recognition criteria for intangible asset acquired as part of business combination, ये हमारे लिए relevant है। किस तरह से recognition या measurement होगा? In accordance with Ind AS 103 business combination, intangible asset acquired in a business combination, cost of intangible is its fair value at acquisition। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंटेंजिबल का कॉस्ट क्या होगा, जो उसका फेयर वैल्यू है एक्विजिशन डेट पे। तो मेजरमेंट किस पे करेंगे? जो भी आपके डिजाइन ए और डिजाइन बी का फेयर वैल्यू है उसके ऊपर हम वैल्यू करेंगे। द फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल विल रिफ्लेक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्टेशन एट द एक्विजिशन डेट, यानी जिस दिन एक्वायर कर रहे हैं उस दिन का फेयर वैल्यू चाहिए। अबाउट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एम्बॉडेड इन द एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी, वैल्यूएशन आपकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बेसिस पे होगा। तो ये वाला पैराग्राफ हमारे लिए रिलेवेंट है, ये पैराग्राफ हम कोट करेंगे और बताएंगे कि फेयर वैल्यू पर हमें डिजाइन ए और डिजाइन बी को वैल्यू करना है। तो ये हमारा आंसर है। अब चलते वापस से केस स्टडी पे। केस स्टडी पे आपके 2.6 का हमने आंसर बता दिया है कि डिजाइन ए डिजाइन बी इंटेंजिबल है, क्योंकि ये आपके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे, एंड इनका मेजरमेंट जो कि व्हाट अमाउंट लिखा है, तो अमाउंट में हम लिखेंगे आपका फेयर वैल्यू। तो ये हमारा आंसर रहेगा। वेरीफाई करते आईसीआई से। तो ये रहा हमारा आईसीआई का आंसर। सबसे पहले आपका इंड एस आइडेंटिफाई करा है और फिर यहाँ पर इंड एस के बारे में एक्सप्लेन करा है कि ये इंड एस करता क्या है। ये आपको गाइड करता है रिकॉग्निशन मेजरमेंट डिस्क्लोजर ऑफ इंटेंजिबल एसेट पे which are non monetary without physical substance। तो इंटेंजिबल को डिफाइन भी कर देना कि ये आपका आइडेंटिफाइबल एसेट है जो कि नॉन मॉनेटरी है और इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है। Standard emphasize importance of identifying distinctly from goodwill, particularly context of a business combination। तो ये emphasize करता है आपकी intangible asset को recognize करने के लिए other than जो goodwill है, और आपके business combination में ये आपकी create होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे, फिर यहां पर आइडेंटिफाइबिलिटी वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। पहला था सेपरेबल क्राइटेरिया, दूसरा था कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल क्राइटेरिया। दोनों में से एक भी फुलफिल हो गया तो आप इंटेंजिबल एसेट बन जाएंगे। सेपरेशन में हमने देखा था कि ये डिवाइडेड फ्रॉम द एंटिटी और मार्केट में सेल, ट्रांसफर, रेंट या फिर एक्सचेंज किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्चुअल में ये आपका क्रिएट होता है कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर लीगल राइट से। तो हमने यहां पर सबसे पहले कंसेप्ट को लिख दिया जो हमने पढ़ा था। अब इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन किया है डिजाइन ए और डिजाइन बी पे।
डिजाइन ए के लिए बोला है कि कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पेटेंट है एंड ये आपका पेटेंट एनफोर्सेबल है। तो यहां पर बोला है अकॉर्डिंग टू इंड एस 38 एसेट अराइज फ्रॉम अदर लीगल राइट्स इज आइडेंटिफाइबल एज एन इंटेंजिबल regardless whether these rights are transferable or separable. Therefore, design A meets the contractual legal criteria and must be recognized as separate इंटेंजिबल एसेट। तो ये हमारा डिजाइन ए के लिए आंसर है कि इसने कॉन्ट्रेक्चुअल क्राइटेरिया फुलफिल किया है, इसको हम लोग इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज करेंगे। नेक्स्ट हमारा डिजाइन बी है। डिजाइन बी ने यहां पर सेपरेबल क्राइटेरिया फुलफिल किया है क्योंकि ये आपकी एंटिटी से सेपरेट है और इसको मार्केट में सेपरेटली सेल किया जा सकता है। इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय ए पेटेंट एंड डज नॉट मीट कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल क्राइटेरिया। तो आपका सेकंड क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं करता है, इट स्टिल क्वालिफाई एज एन इंटेंजिबल, बट फिर भी ये इंटेंजिबल क्वालिफाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? अंडर द सेपरेबल क्राइटेरिया, क्योंकि सेपरेबल क्राइटेरिया में ये फॉल हो रहा है। सेपरेबल क्राइटेरिया एम्फसाइज एसेट इज आइडेंटिफाइबल इफ दिस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एंटिटी एंड सोल्ड, ट्रांसफर, लाइसेंस और एक्सचेंज। तो यहां पर बताया है आपके सेपरेबल क्राइटेरिया को। फिर लास्ट में बोला डिजाइन बी शुड आल्सो बी रिकॉग्नाइज सेपरेट इंटेंजिबल एसेट। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है जहां पर हमने इंड एस को अप्लाई किया। नेक्स्ट पार्ट था मेजरमेंट का। मेजरमेंट के लिए क्या बोला था इंड एस ने बोला था कि इसको आप लोग फेयर वैल्यू पर मेजर करेंगे। तो यहां पर भी यही कुछ बोला होगा, intangible must be measured at their fair value at the acquisition date as per Ind AS 103 business combination which is closely aligned with Ind AS 38. The fair value reflects, फिर सेम चीज जो हमने आपकी पढ़ी थी कि फेयर वैल्यू आपका जो मार्केट में आपके पार्टिसिपेंट पे करने को रेडी है, जो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से डिराइव होगा। तो ये आपका 2.6 का आंसर था। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 2.7। समझते हैं इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को। डिटरमाइन द एक्यूरेट वैल्यूएशन ऑफ बीडीएम लिमिटेड। हमें बीडीएम लिमिटेड का एक्यूरेट वैल्यूएशन डिफाइन करना है एज कैलकुलेटेड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑफ बीपीएल, जो कि हमारे रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैलकुलेट करेंगे, एंड प्रोवाइड एन एनालिसिस बेस्ड ऑन द रिवाइज वैल्यूएशन, और रिवाइज वैल्यूएशन की बेसिस पर एनालिसिस देना है। तो अगेन इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट है डिटरमाइन करना एक्यूरेट वैल्यूएशन यानी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दूसरा पार्ट है आपका एनालिसिस का। अब सर ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है? ये क्वेश्चन है हमारे एएफएम का। सर एएफएम कैसे पता? क्योंकि यहां पर वैल्यूएशन की बात हुई है। वैल्यूएशन हम लोग करते हैं एएफएम के अंदर जहां पर बिजनेस के वैल्यूएशन होते हैं, मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशन होते हैं। तो यहां पर जो वैल्यूएशन हो रहा है ये आपका एएफएम वाला वैल्यूएशन है। एएफएम में कहां पर वैल्यूएशन होते हैं? बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर के अंदर। तो ये बात तो हम समझ गए कि वैल्यूएशन की बात हुई है। कंपनी बीडीएम लिमिटेड की बात हुई है। क्या आपको याद आ रहा है कि जब हमने 2.6 का रिलेवेंट पैरा पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि बीडीएम लिमिटेड को कोई एनालिस्ट ने वैल्यू किया था, और वैल्यू करते टाइम उसने शायद कुछ बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वाला गड़बड़ किया था और उसने कुछ वैल्यूएशन कैलकुलेट किया था। तो पैराग्राफ तो हमें याद है कि जो आपका 2.6 का पैराग्राफ था वही इसका पैराग्राफ है। तो एक बार चलते आपकी केस स्टडी पे और इसका रिलेवेंट पैराग्राफ फिर से रीड करते हैं। 2.7 के लिए पैराग्राफ कौन सा है? ये हमारा 2.6 के लिए पैराग्राफ था, यही हमारा 2.7 के लिए भी है। यानी एक सिंगल पैरा से आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। यहां पर बोला था बीडीएम के बारे में कि उसको 50 करोड़ में वैल्यू किया है एनालिस्ट ने फॉर पर्पस ऑफ अमालगमेशन, और आपके जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर थे, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। और हमारे जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर थे उन्होंने लेटर डिस्कवर किया कि एनालिस्ट ने बुक वैल्यू ऑफ डेट और इक्विटी लिए कैलकुलेशन में, इसीलिए हमें रिवीजन करना है बीडीएम में वैल्यू इन द अमालगमेशन स्कीम। तो ये बात हमें 2.7 के लिए बोली है। और इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें और डिटेल मिलेगी इस वैल्यूएशन के लिए। तो इस पूरे पैराग्राफ को डिटेल में रीड करते हैं ताकि समझते हैं कि ये 50 करोड़ का वैल्यूएशन के लिए एनालिस्ट ने कौन कौन सी डिटेल्स यूज करी थी। तो यहां पर बोला है
in a strategic move to enhance synergy and expands its market presence, Dev Product Limited acquired BDM Limited। तो हमारी जो DPL थी उसने आपके BDM को एक्वायर किया है। तो DPL ने एक्वायर किया है BDM को। इन केसेस में हम लोग जो कंपनी बड़ी कंपनी एक्वायर करती है उसको बोलते हैं एक्वायरर, और जिस कंपनी को एक्वायर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टारगेट। ये हमारे AFM का कंसेप्ट है। इस प्रोजेक्टेड टू जनरेट एन एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो ऑफ ₹2 करोड़। अब ये 2 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, कौन कर रहा है? BDM लिमिटेड हमारा एक्सपेक्टेड है कि 2 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट करेगा फॉर द अपकमिंग ईयर, यानी ये आपके नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो है। AFM के अंदर जो नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर फ्री कैश फ्लो टू फर्म इन ईयर 1, FCFF1, विद अ फोरकास्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 5%। ग्रोथ है हमारा 5% का, इसको जी बोलते हैं। कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%, ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसको हम लोग KE से डिनोट करते हैं। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट एट 6%, कॉस्ट ऑफ डेट है 6% का। Notably, market value of BDM's equity is estimated to be 3 times its book value। अब यहां पर एक सिंपल सी बात बोली है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 3 टाइम बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट या फिर लॉजिक दिया है। वेयर एज बुक वैल्यू एज वेल एज मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स डेट इक्विवेलेंट टू बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या बोला गया है कि बुक वैल्यू एज वेल एज मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्विवेलेंट टू बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। अगर मैं इसको यहां पर सिंपल जगह से सही जगह पर नोट करूं इसको, चलो यहां पर नोट करते हैं। यहां पर बोला है कि बुक वैल्यू ऑफ डेट, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इक्वल है आपके बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी से। तो ये बात आपको यहां पर बोली गई है कि बुक वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी तीनों का वैल्यू यहां पर सेम है। तो ये डिटेल्स हमें यहां पर गिवन है। फिर बोला है एक्विजिशन प्रोसेस था सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बिगिनिंग विद द रिसेप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ अमालगमेशन फ्रॉम द NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो आपका जो एक्विजिशन था उसके अंदर एक माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया है कि हमें NCLT से ऑर्डर मिल चुका है अमालगमेशन का ऑन 26 अप्रैल। The document dated 25th April was subsequently filed with registrar of company for registration on 2nd May। जो डॉक्यूमेंट हमें मिला वो हमने ROC को फाइल किया within the stipulated time। The amalgamation was officially registered by the ROC on 10th May। ROC ने हमारे अमालगमेशन को रजिस्टर किया 10th मई पे विद द स्कीम ऑफ अमालगमेशन इंडिकेटिंग एन अपॉइंटेड डेट ऑफ 5th मई। और उन्होंने अपना अपॉइंटेड डेट मेजर किया 5th मई का। तो आरओसी ने बोला है कि 5th मई को आपका अमालगमेशन हुआ है और 10th मई को उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया है। तो ये आपकी डिटेल्स है। आरओसी वाला पैराग्राफ रिलेवेंट नहीं है हमारे वैल्यूएशन के कंसेप्ट पे। केवल ये वाला पैराग्राफ जो फर्स्ट पैराग्राफ है और आपका जो इतना सा पार्ट 2.7 का ये पार्ट हमारे लिए रिलेवेंट रहेगा। अब आप यहां पर कंसेप्ट समझ चुके हैं, यहां पर आपकी केस स्टडी का रिलेवेंट पार्ट आप चेक कर चुके हैं। आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको जाना है अपने एएफएम के मटेरियल में और एएफएम के मटेरियल में चेक करना है कि किस तरह से हम लोग वैल्यूएशन करते हैं आपके बिजनेस का। तो कौन सा चैप्टर रहेगा, ये रहेगा एएफएम में बिजनेस वैल्यूएशन का चैप्टर। तो यहां पर हमारे पास कंसेप्ट नोट्स है हमारे एएफएम के बिजनेस वैल्यूएशन के। तो बिजनेस वैल्यूएशन के कंसेप्ट नोट्स में हम जाएंगे। यहां पर बिगनिंग में ही हमने आपको चार्ट दे रखा है ताकि आप समझ पाए कि कौन सी चीज कहां पर है। बिजनेस वैल्यूएशन के बेसिक कंसेप्ट है, फिर है अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन। अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन में एसेट है, इनकम है, कैश फ्लो है, रिलेटिव है, चॉप शॉप है, ईवीए और एमवीए है। हमारे लिए कौन सा रिलेवेंट है, हमारे लिए कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन रिलेवेंट है। सर कैश फ्लो क्यों रिलेवेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फ्री कैश फ्लो कोट करा था, तो फ्री कैश फ्लो के बेसिस पर ही वैल्यूएशन होगा। तो कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन रिलेवेंट है। अब चलते कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन के पार्ट पे। तो अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन में हमें जाना है कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन पे। सो ये रहा हमारा कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन।
अब कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन में सबसे पहले यहां पर बोला है कि फ्री कैश फ्लो टू फर्म कैसे कैलकुलेट होगा। अब ये पार्ट तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, तो इस पार्ट को रेफर करने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर यहां पर बोला है कि वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है। वैल्यू ऑफ फर्म होता है हमारा फ्री कैश फ्लो ऑफ ईयर 0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ डिवाइड बाय आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी माइनस आपका ग्रोथ। ये होता है वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला। हम लोग बोलते हैं कि फ्री कैश फ्लो एट ईयर 0 में 1 प्लस ग्रोथ ऐड किया तो ये बनता है फ्री कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 1 यानी नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो डिवाइड बाय केओ माइनस जी, जो कि सेम आपको यहां पर भी गिवन है। अब यहां पर क्वेश्चन में फ्री कैश फ्लो टू फर्म गिवन है, ग्रोथ हमें गिवन है, ये जो आपका केओ है इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सर केओ क्या होता है, तो के होता है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड ये कैलकुलेट कैसे होता है, तो यहां पर हमने बताया है कि पहले इक्विटी का वेट लेंगे यानी इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेट इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फिर लेंगे डेट का वेट और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट से, तो हमें मिलेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और यहां पर हमने एक मिस्टेक पॉइंट बताया था आपके एएफएम में कि मिस्टेक पॉइंट में बताया था कि यूजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी एज वेट एंड इफ मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल देन यूज बुक वैल्यू एज बिलो। हमें हमेशा मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और इक्विटी लेना है आपके वेट में। तो जब वेटेड एवरेज कैलकुलेट होगा तब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट लेना है, और अगर मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो हमें बुक वैल्यू लेना है। तो ये आपका कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को हमें अप्लाई करना है हमारे क्वेश्चन पे। चलते क्वेश्चन पे फिर से एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। तो ये क्लियर हो गया है। अब हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, हमारा कंसेप्ट बोलता है वैल्यू ऑफ फर्म होता है फ्री कैश फ्लो टू फर्म इन ईयर 1 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। फ्री कैश फ्लो टू फर्म इन ईयर 1 क्या है, ये आपको बोला था ₹2 करोड़ का अपकमिंग ईयर का, तो यहां पर लिखते हैं 2। अब हमें करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। वेट ऑफ इक्विटी क्या है, ये भी हमें गिवन नहीं है तो इसको भी कैलकुलेट करना होगा। तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ इक्विटी। अब वेट ऑफ इक्विटी के लिए आपको लास्ट वाला पैराग्राफ गिवन है, ये वाला पैराग्राफ। यहां पर बोला था कि आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज एस्टिमेटेड टू बी 3 टाइम ऑफ बुक वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 3 टाइम बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। अगर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारा x है तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी होगा 3 इंटू एक्स यानी 3x। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारा 3x रहेगा। Whereas book value and market value of debt is equivalent to book value of equity। यहां पर बोला है book value of debt market value of debt is equal to book value of equity। book value of equity को हमने x लिया था तो आपका market value of debt रहेगा x का। तो 3x आपका equity है, debt है आपका x का। तो क्या आप लोग वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वेट ऑफ इक्विटी क्या रहेगा, वेट ऑफ इक्विटी रहेगा 3x डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेट 3x प्लस x, यानी वेट ऑफ इक्विटी है 3/4। वेट ऑफ डेट क्या होगा, वैल्यू ऑफ डेट जो कि है x डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी, यानी ये होता है x/4x। तो x से x कैंसिल 1/4। तो 1/4 और 3/4 आपके वेट है, यहां पर लिख लीजिए। वेट ऑफ इक्विटी है आपका 3/4, वेट ऑफ डेट है 1/4। इनको मल्टीप्लाई करना है इनकी कॉस्ट से। कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 12%, कॉस्ट ऑफ डेट सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%, कॉस्ट ऑफ डेट है 6%। तो 3/4 इंटू 12 एंड 1/4 इंटू 6 कितना होता है ये हमारा, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 3/4 ऑफ 12 होता है हमारा 9 और 1/4 करने पे ये आता है आपका 1.5। तो 9 प्लस 1.5 ये होता है 10.5। तो 10.5% हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। तो 2 डिवाइड बाय 10.5 माइनस करेंगे ग्रोथ, ग्रोथ है 5% का तो माइनस करेंगे 5%।
सो 2 डिवाइड बाय 5.5% करना है, हमें मिल जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ फर्म। एक बार चेक करता हूं कैलकुलेटर पढ़ाएगा यहाँ पे, तो अभी कैलकुलेटर हमारे पास नहीं है, तो आप हमारे आंसर में वेरीफाई कर लेंगे 2 करोड़ डिवाइड बाय 5.5% क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है या नहीं। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। चलो वेरीफाई करते आईसीआई से। आईसीआई ने बोला था कि एक्यूरेट वैल्यूएशन निकालना है, हमने बोला कि 2 करोड़ डिवाइड बाय 5.5% करिए, आपको वैल्यूएशन मिल जाएगा। अब आईसीआई ने क्या किया है यहाँ पे, ये रहा हमारा 2.7। आईसीआई ने यहाँ पर सबसे पहले वेट कैलकुलेट किया जैसे हमने किया था, फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट जो कि 10.5%, हमारा भी यही था। फिर करेक्ट फर्म वैल्यू होता है 2 करोड़ डिवाइड बाय 10.5 माइनस 5%, यानी सेम 2 करोड़ डिवाइड बाय 5.5%, ये आता है 36.36 करोड़। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ आपके वैल्यूएशन का। सेकंड पार्ट था आपका एनालिसिस का। एनालिसिस में आप क्या बोलेंगे कि आपका करेक्ट वैल्यू है 36.36 करोड़, और जो एनालिस्ट ने कैलकुलेट किया था वो था आपका शायद 50 करोड़ का वैल्यू, तो एनालिस्ट ने 50 करोड़ गलत कैलकुलेट किया है, करेक्ट वैल्यू होना चाहिए 36.36 करोड़ का। तो यही हमारा कंक्लूजन है कि करेक्ट वैल्यूएशन 36.36 है, और ये आपका लोअर है आपके 50 करोड़ के वैल्यूएशन से जो कि एनालिस्ट ने कैलकुलेट किया था। क्योंकि एनालिस्ट ने क्या मिस्टेक करी थी, उसने बुक वैल्यू को यूज किया था रादर देन मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू को हमें यूज करना होता है अगर गिवन हो, अगर गिवन नहीं हो तो बुक वैल्यू को हम लोग मार्केट वैल्यू अज्यूम करके यूज करते हैं। तो उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन में मिस्टेक करा है, बुक वैल्यू यूज करके मार्केट वैल्यू यूज करना था। डिस्क्रिपेंसी अंडरस्कोर द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग एक्यूरेट मार्केट वैल्यू वेट देन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कंपनी, स्पेशली इन स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन लाइक बीडीएम बाय डीपीएल। रिवाइज वैल्यूएशन प्रोवाइड मोर रियलिस्टिक असेसमेंट। जो हमने रिवाइज कैलकुलेशन किया है 36.36 करोड़ का, ये हमारा मोर रियलिस्टिक कैलकुलेशन है क्योंकि ये मार्केट वैल्यू पर बेस्ड है। फाइनल क्या बोला है, अलाइनिंग विद डीपीएल्स कमिटमेंट टू प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द एक्विजिशन प्रोसेस। तो वही थोड़ा सा यहाँ पर ज्ञान दिया है कि डीपीएल का कमिटमेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे और उनका इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग पे। तो ये हमारा आंसर होता है कंप्लीट 2.7 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 2.8, इसको समझते हैं। यहां पर बोला है कैन मिस्टर अशोक बी एब्सॉल्व्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन टेकन प्रायर टू एक्विजिशन solely because company has undergone a change in ownership or structure। आपसे यहां पर बोला है कि क्या मिस्टर अशोक को हम लोग एब्सॉल्व कर सकते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से। सर एब्सॉल्व का मतलब क्या है कि क्या हम उनको रिमूव कर सकते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फॉर एक्शन टेकन प्रायर टू एक्विजिशन। आपके कुछ एक्शन एक्विजिशन से पहले हुए हैं, तो एक्विजिशन से पहले कुछ एक्शन हुए, एक्विजिशन के बाद आपका ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज हो गया, आपकी कंपनी के मैनेजमेंट चेंज हो गए। तो अगर एक्विजिशन से पहले कुछ काम हुआ है, क्या उस काम के लिए हम लोग मिस्टर अशोक को रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं या फिर नहीं मान सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि हम लोग मिस्टर अशोक को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि वो बिफोर एक्विजिशन और आफ्टर एक्विजिशन में ओनरशिप में चेंज हुआ है। अब ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझ के पढ़ के एक बात समझ में आती है कि ये क्वेश्चन हमारे कौन से सब्जेक्ट का होगा, ये होगा हमारे लॉ का। सर लॉ का क्यों होगा, क्योंकि यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की और एक्विजिशन की बात हुई है। ये सारी बातें कंपनी लॉ में होती है जब हमारा अमालगमेशन होता है। तो लॉ के अंदर जो अमालगमेशन वाला चैप्टर है वहां पर आपको ये समझ में आएगा। अब हम लोग आपके चैप्टर पे जाए उससे पहले समझते हैं कि यहां पर एक्चुअल में डिस्कशन क्या हो रहा है। तो उसके लिए हमें केस स्टडी पे चलना है। तो केस स्टडी पे हमें मिस्टर अशोक को ढूंढना है कि मिस्टर अशोक कहां पर गिवन है। तो केस स्टडी पे सबसे पहले यहां पर हमें दिखता है कि मिस्टर अशोक का नाम आ रहा है आपकी न्यूज के अंदर। तो ये एनेक्सर जो गिवन है न्यूज वाला, इसको एक बार समझते हैं कि मिस्टर अशोक से क्या गलती हुई है। लखनऊ मई 15 का न्यूज है कि इन द आफ्टरमैथ ऑफ ए हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट अमालगमेशन मिस्टर अशोक फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ बीडीएम, मिस्टर अशोक जो कि पहले डायरेक्टर थे बीडीएम के,
finds himself embroiled in a legal controversy that could have significant implication for corporate governance and accountability। तो ये कोई लीगल कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं जहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है। The amalgamation which saw BDM Limited being acquired by DPL has brought to light a series of alleged offense committed by Mr. Ashok in violation of the Companies Act। तो जब DPL ने BDM को एक्वायर किया और BDM के फॉर्मर डायरेक्टर थे मिस्टर अशोक, तो उस टाइम पे BDM ने कुछ गलती की थी जो कि अब लाइट में आई है। Mr. Ashok, who was a key figure in BDM before company's amalgamation with DPL, is now under scrutiny for action that reportedly breached corporate regulation. The offense, which includes several violations of Companies Act, तो before acquisition कुछ इन्होंने violation करे हैं, were committed prior to completion. However, Mr. Ashok is attempting to distance himself from legal consequence of these actions, arguing that offense occurred before amalgamation. He should not be held liable for any resulting penalties or punishment। Mr. Ashok का कहना है कि offense before amalgamation हुआ, after amalgamation ownership structure change हो गया तो उनको responsible नहीं माना जाए। तो ये आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। फाइनल लीगल एक्सपर्ट क्या बोलते हैं जो इस केस को वॉच कर रहे हैं, इट रेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट एक्सेंस ऑफ पर्सनल लायबिलिटी फॉर डायरेक्टर इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट मर्जर्स एक्विजिशन। की इशू एट हैंड इज whether director can be absolved of responsibility for action taken before amalgamation simply because the company has changed ownership or structure। क्वेश्चन हमारा सिंपल है कि आपके डायरेक्टर ने अमालगमेशन से पहले कुछ वायलेशन किए, क्या हम उनको रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं आफ्टर आपका मर्जर या फिर अमालगमेशन? तो इसका आंसर हमें मिलने वाला है लॉ में। तो चलते हैं हमारे लॉ के इंडेक्स पे। लॉ का इंडेक्स हमें हमारे स्टडी मैट पर मिल जाएगा। ये हमारा स्टडी मैट का इंडेक्स है। हमें चलना है इसके चैप्टर्स पे। चैप्टर हमारे पास सारे गिवन है, इनमें से कौन सा रिलेवेंट चैप्टर होगा हमारे लिए? हमारा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन वाला चैप्टर रिलेवेंट रहेगा, यानी चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 के इंडेक्स पे चलते हैं। ये रहा हमारा चैप्टर 5 का इंडेक्स। यहां पर हमें देखना है ऐसा आपका एरिया जहां पर हमारे पुराने डायरेक्टर्स के कोई से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उनके लीगल एक्शन के बारे में डिस्कशन हो। इंट्रोडक्शन रिलेवेंट नहीं है, पावर ऑफ कॉम्प्रोमाइज, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल रिलेवेंट नहीं है, मर्जर्स एंड अमालगमेशन यहां पर कुछ मिल सकता है, पावर टू एक्वायर रिलेवेंट नहीं है, परचेज ऑफ माइनॉरिटी रिलेवेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर भी रिलेवेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर रिलेवेंट नहीं, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स भी रिलेवेंट नहीं है। ये वाला पॉइंट हमें रिलेवेंट लगता है, लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू मर्जर और अमालगमेशन। हमारा भी सेम केस है कि बिफोर मर्जर या फिर अमालगमेशन कुछ ऑफेंस हुए हैं, इनकी लाइबिलिटी कौन लेगा? तो हमें 5.30 पे जाना है आपके स्टडी मैट पे। तो चलते हैं आपके स्टडी मैट पे, चैप्टर 5 हमें जाना है 5.30 पे। तो डायरेक्टली चलते हैं पेज नंबर 30 पे। ये रहा हमारा पेज नंबर 30 एंड ये रहा हमारा पॉइंट नंबर 10। यहां पर बोला है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ लाइबिलिटी। सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट्स दैट notwithstanding anything in any other law for the time being in force, liability in respects of offense committed under this act by the officer in default of the transferred company prior to its merger, अमलगमेशन और एक्विजिशन शैल कंटिन्यू। सिंपल सी बात बोली है कि ये वाला जो प्रोविजन है ये अप्लाई होगा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द लॉ टाइमिंग इन फोर्थ, यानी ये लॉ आपका हमेशा प्रिवेल करेगा। क्या प्रिवेल करेगा? लाइबिलिटी जो भी आपकी आ रही है बिफोर मर्जर के कुछ कामों की वजह से, वो बिफोर मर्जर के जो एक्शन है वो आपकी लाइबिलिटी कंटिन्यू करेंगे आफ्टर सच मर्जर, अमालगमेशन और एक्विजिशन। कुछ गलत काम, कुछ वायलेशन करे आपने बिफोर मर्जर, उनकी लाइबिलिटी आप पर आपके आफ्टर मर्जर भी रहने वाली है। तो मिस्टर अशोक रिस्पॉन्सिबल है उनके वायलेशन के लिए आफ्टर मर्जर भी। तो हमारे आंसर में हम इस सेक्शन को कोट करेंगे, फिर कोट करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे और फाइनल हम लोग कंक्लूजन देंगे। चलते हैं हमारे केस स्टडी पे। केस स्टडी क्वेश्चन 2.6 था, शायद 2.8 था।
तो सबसे पहले सेक्शन को कोट किया जो कि हमने अभी पढ़ा, सेक्शन 240, और जो सेक्शन में बोला था वो बात हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये होता है हमारा प्रोविजन कि आपकी जो लाइबिलिटी है शेल कंटिन्यू होगी। फिर हमने यहाँ पर आपके फैक्ट्स बताए कि क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है और उन फैक्ट्स का हमने एप्लीकेशन किया है। फैक्ट्स एंड एप्लीकेशन कि मिस्टर अशोक की फिगर थे, तो जो भी आपको न्यूज आर्टिकल में दे रखा था वो आप लिख सकते हैं। हाउएवर मिस्टर अशोक डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मर्जर के बाद ऑनरशिप चेंज हुई है। और फाइनल है यहाँ पर आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन समझते हैं। विथ रेफरेंस टू above quoted section and given case, तो quoted section फर्स्ट पैराग्राफ, given case सेकंड पैराग्राफ, द कंटेंशन ऑफ मिस्टर अशोक इज नॉट करेक्ट। तो मिस्टर अशोक की कंटेंशन करेक्ट नहीं है, वो भी लाइबल होंगे अगर वो पहले डायरेक्टर थे। लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस कमिटेड कंपनीज एक्ट बाय ऑफिसर इन डिफॉल्ट ट्रांसफर कंपनी प्रायर टू इट्स मर्जर अमालगमेशन और एक्विजिशन शैल कंटिन्यू आफ्टर मर्जर अमालगमेशन और एक्विजिशन। ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये 2.8 का आंसर भी होता है कंप्लीट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो हमारे तीनों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं हमारे एमसीक्यू पे। एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू है हमारा 2.1। यहां पर हमें क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट इफेक्टिव डेट ऑफ अमालगमेशन। हमें अमालगमेशन की इफेक्टिव डेट सेलेक्ट करनी है कि इनमें से कौन सी आपकी करेक्ट डेट होगी। डेट बताने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि आपका केस क्या है, और केस समझने के बाद हमें आपका कंसेप्ट समझना होगा। सबसे पहली चीज कि ये क्वेश्चन हमारे कौन से सब्जेक्ट का है, तो ये क्वेश्चन हमारे या तो एफआर का या फिर लॉ का रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली लॉ का रहेगा, क्योंकि एफआर में बहुत ही छोटा सा डिस्कशन है आपके इफेक्टिव डेट पे, और वो इफेक्टिव डेट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करता है। तो एफआर को हम लोग रूल आउट करते हैं और लॉ पर हम लोग फोकस करेंगे। अब लॉ के अंदर जो अभी चैप्टर देखा था अमालगमेशन वाला, वही चैप्टर आपको यहां पर भी रेफर करना है। सबसे पहले इसके रिलेवेंट पैरा पे चलते हैं। एंड अगर आपको याद हो, हमने जो एक्विजिशन वाला पैरा पढ़ा था, ये वाला जो पैरा पढ़ा था यही आपका रिलेवेंट पैरा है। तो मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूं। तो ये वाला पैरा हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था और यही हमारा रिलेवेंट पैरा है। क्या बोला है, एक्विजिशन प्रोसेस आर सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बिगिनिंग विद द रिसिप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ अमालगमेशन फ्रॉम एनसीएलटी ऑन 26 अप्रैल। सबसे पहला डेट क्या है, 26 अप्रैल का, जिस दिन ऑर्डर ऑफ अमालगमेशन मिला है। द डॉक्यूमेंट डेटेड 25 अप्रैल, डॉक्यूमेंट पर डेट 25 अप्रैल को है, हमें रिसीव 26 को हुआ है। सब्सिक्वेंटली फाइल विद आरओसी ऑन 2 मई, आरओसी को फाइल हुआ 2 मई पे। स्टुपुलेटेड टाइमलाइन, आरओसी ने ऑफिशियली रजिस्टर किया इसको 10 मई पे, और स्कीम ऑफ अमालगमेशन अपॉइंटेड डेट लिखा 5 मई का। तो टोटल यहां पर 5 डेट्स हमें देखने को मिल रही है। पहली है 26 अप्रैल, फिर है 25 अप्रैल, फिर है हमारी 2 मई, फिर है हमारी 10 मई, और लास्ट है हमारी 5 मई। ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट डेट्स है। 26 अप्रैल को ऑर्डर मिला, 25 को ऑर्डर की डेट थी, 2 मई को हमने आरओसी को फाइल करा, आरओसी ने 10 मई को नोट करा, और नोट करते टाइम आरओसी ने 5 मई की डेट नोट करी है। ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा केस स्टडी है। अब केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो कंसेप्ट के लिए फिर से चलते हैं आपके लॉ के इंडेक्स पे। हमें यहां पर पता करना है इफेक्टिव डेट क्या होगा। तो इफेक्टिव डेट पता कहां चलेगा, सबसे पहले पावर लिखा हुआ है, फिर पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। हो सकता है ये वाला पार्ट रिलेवेंट हो, या फिर मर्जर्स एंड अमालगमेशन वाला पार्ट रिलेवेंट हो। इन दोनों में से एक हमारे लिए रिलेवेंट होगा। और क्या गिवन है, पावर टू एक्वायर, पावर ऑफ माइनॉरिटी, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम इन्वॉल्विंग ट्रांसफर, प्रिजर्वेशन, ये सब रिलेवेंट नहीं लग रहा है। फास्ट ट्रैक मोड, मर्जर विद फॉरेन कंपनी, सब रिलेवेंट नहीं है। 5.13 से 5.15 के बीच हमें मिलने वाला है। चलते हैं आपके पेज नंबर 13 से 15 के बीच। तो पेज नंबर 13, यहां पर गिवन है हमारी पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। सबसे पहले पावर बताई है, ठीक है।
फिर पासिंग बताया है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बताया है, फिर यहाँ पर हमें मर्जर्स एंड अमालगमेशन बताया है, फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के बारे में बताया, सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टेप है, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल आएगा, और चलते हैं इफेक्ट ऑफ एन ऑर्डर, फाइलिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, इफेक्टिव डेट, ये हमारे लिए रिलेवेंट है क्योंकि हम लोग इफेक्टिव डेट ढूंढ रहे हैं। यहां पर क्या बोला है, द स्कीम अंडर दिस सेक्शन शैल क्लियरली इंडिकेट एन अपॉइंटेड डेट फ्रॉम विच इट शैल बी इफेक्टिव, तो स्कीम हमें बताएगी कि कौन सी अपॉइंटेड डेट से स्कीम या फिर अमालगमेशन इफेक्टिव है। अंडर द स्कीम शैल बी डीम टू बी इफेक्टिव फ्रॉम सच डेट एंड नॉट अ डेट सब्सिक्वेंट टू अपॉइंटेड डेट, तो हमेशा आपकी जो अपॉइंटेड डेट है वही आपकी इफेक्टिव डेट बनेगी, और आपकी अपॉइंटेड डेट से पहले आप अपना अमालगमेशन इफेक्टिव नहीं मान सकते। तो अपॉइंटेड डेट हमारा आंसर है। चलते एक बार वापस से केस स्टडी पे। केस स्टडी के अंदर हमें लास्ट में बोला है कि अपॉइंटेड डेट है आपका 5 मई का, सो 5 मई 2023 हमारा अपॉइंटेड डेट है, यही हमारा आंसर बनेगा। चलते आपके एमसीक्यू पे, यहां पर आपका ऑप्शन डी है 5 मई, वेरीफाई करते हैं आईसीआई से, तो ये रहा 5 में हमारा आंसर, और यहां पर भी सेम सेक्शन आपका कोट हुआ है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, under McKinsey 7S framework, DPL's acquisition of BDM and subsequent effort to strengthen internal control would most likely be qualified under, तो यहां पर हमें बोला है कि मैकेंसी 7S फ्रेमवर्क के अंदर जो डीपीएल का एक्विजिशन है और जो सब्सिक्वेंट एफर्ट करे हैं इंटरनल कंट्रोल की, दो बातें हुई है, पहली एक्विजिशन की, दूसरे आपकी इंटरनल कंट्रोल की, ये किस में क्वालिफाई करेंगे, तो यहां पर आपको कुछ एरिया गिवन है जहां पर बताना है कि आपका एक्विजिशन किस में क्वालिफाई होगा एंड आपका इंटरनल कंट्रोल किस में क्वालिफाई होगा। अब यहां पर मैकेंजी की बात हुई है, मैकेंजी आपका आता है एससीपीएम के अंदर, एंड अगर आपको पता होगा तो आपका जो चैप्टर 8 है एससीपीएम में, जहां पर हम लोग स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं, वहां पर मैकेंजी का डिस्कशन होता है। कैसे मिलेगा सर, तो हम जाएंगे आपके एससीपीएम के इंडेक्स पे, तो ये हमारा एससीपीएम का इंडेक्स है। हमें पता है कि चैप्टर नंबर 8 एसपीएम के अंदर मैकेंजी की डिस्कशन है, तो पेज नंबर 12 पे चलना है। ये रहा हमारा पेज नंबर 12। अब यहां पर हमें ढूंढना है आपके मैकेंजी को। मैकेंजी का लिखा हुआ, यहां पर लिखता है मैकेंजी 7S लिखा हुआ है, और यहां पर आपका पूरा पॉइंट है मैकेंजी 7S पे, और फिर यहीं पर आपके मैकेंजी के एलिमेंट्स है, तो 8.14 पे हमें चलना है। चलते आपके 8.14 पे, ये आ गया आपके कॉस्टिंग का स्टडी मैट, पेज नंबर 14 पे हमें चलना है। तो पेज नंबर 14 पे है आपके एलिमेंट ऑफ 7S, और ये रहा आपका मैकेंजी 7S। तो ये आपके 7 एलिमेंट है। इन 7 एलिमेंट में आपको बताना है कि पहला हमारा एक्विजिशन किस में जाएगा एंड दूसरा हमारा इंटरनल कंट्रोल कौन से एलिमेंट में जाएगा, ये हमें एक्सप्लेन करना है। उसके लिए हमें इन एलिमेंट को समझना होगा। तो देखते हैं आपके एलिमेंट को। पहला एलिमेंट है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल विद एन अवेलेबल सेट ऑफ रिसोर्सेज। स्ट्रैटेजी का पर्पस है गोल्स को अचीव करना। फिर यहाँ पर बहुत डिस्कशन है। फिर स्ट्रक्चर को बताया है कि स्ट्रक्चर क्या है, डिवाइडेड, ग्रुप्ड एंड कोऑर्डिनेटेड, यानी कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में। फिर बहुत सारी डिटेल्स गिवन है स्ट्रक्चर के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सिस्टम। तो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, सिस्टम भी आपका बहुत बड़ा है। फिर है आपका स्टाइल, फिर है आपका स्टाफ, फिर है आपका स्किल, शेयर्ड वैल्यूज। तो ये आपके टोटल 7S है। शेयर्ड वैल्यू का मतलब क्या है, गाइडिंग द बिलीफ है। स्किल्स का मतलब क्या है, कोर कंपिटेंसी स्किल गैप है। स्टाफ का मतलब है इंटेलेक्ट कैपिटल, और स्टाइल का मतलब है आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इटसेल्फ, यानी किस तरह से आपका प्रेजेंटेशन है। तो ये आपके 7S है। सिस्टम है प्रोसेस एंड डेली एक्टिविटी। तो प्रोसेस की जहां पर बात आ रही है तो सिंपल सी बात है कि इंटरनल कंट्रोल भी सिस्टम का पार्ट ही होगा, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल हमारा प्रोसेस है। तो आपका इंटरनल कंट्रोल का आंसर सिस्टम है, और जो आपका एक्विजिशन था
वो क्या होगा, वो आपका या तो स्ट्रक्चर बनेगा या फिर आपका स्ट्रेटजी बनेगा। तो आपका जो अमालगमेशन वाला पार्ट था, एक्विजिशन वाला पार्ट था, वो या तो स्ट्रक्चर में आएगा या फिर आपकी स्ट्रेटजी के अंदर आएगा। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, उसके बेसिस पे आंसर करेंगे। तो यहां पर बोला है सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल तो आएगा सिस्टम में, तो सिस्टम आपके केवल ऑप्शन ए के अंदर है, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि बाकी जगह स्किल, स्टाफ और स्ट्रैटेजी है जहां पर आपका इंटरनल कंट्रोल फॉल नहीं करता। तो आपका फर्स्ट आंसर होना चाहिए, और एक्विजिशन के लिए आपका स्ट्रैटेजी बोला है, जो कि बिल्कुल सही है। तो आपका 2.2 का आंसर बनेगा ए। फिर 2.3 आपका, at what cost the intangible asset that is finance software will be recognized by DPL। आप किस कॉस्ट पे इंटेंजिबल को रिकॉग्नाइज करेंगे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले केस स्टडी पे चलते हैं जहां पर फाइनेंस सॉफ्टवेयर की बात हुई हो। अब केस स्टडी में फाइनेंस सॉफ्टवेयर को हमें ढूंढना है, तो यहां पर आपका लीगल चैलेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक है। यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपको यहां पर दिखता है वर्ड फाइनेंस सॉफ्टवेयर का, तो ये वाला पार्ट हमारे लिए रिलेवेंट रहेगा फॉर 2.3। और एक बार देखते कहीं पर फाइनेंस सॉफ्टवेयर का डिस्कशन है। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन वाला पूरा पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, तो वापस से पढ़ने का मतलब नहीं है। फिर ये देव प्रोडक्ट की जर्नी है, ये भी इतने रिलेवेंट नहीं है। तो हमारे लिए जो रिलेवेंट है वो आपका ये वाला पैराग्राफ है, जिसके बेसिस पे आंसर हमें करना है। यहां पर बोला है फॉलोइंग द एक्विजिशन DPL मैनेजमेंट प्रायोरिटाइज स्ट्रेंथनिंग इंटरनल कंट्रोल टू एंश्योर स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ मर्ज एंटिटी एंड टू मिटिगेट पोटेंशियल रिस्क। आफ्टर एक्विजिशन आपने इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट करे हैं ताकि कोई रिस्क ना रहे। As part of this initiative, DPL management met with the stat auditor LRN company to discuss implementing risk based audit approach। आप अपने यहाँ पर ऑडिटर से मिले और रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच का डिस्कशन किया। टू फर्दर ब्लॉस्टर इट्स internal control particularly in finance and accounts, DPL purchase finance software at a price of 15 lakh। यहां से हमारे सॉफ्टवेयर का डिस्कशन स्टार्ट है कि 15 लाख पे हमने सॉफ्टवेयर को बाय करा है। पे करे हमने 0.25 टूवर्ड्स नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। तो जो आपने टैक्स पे करा जिसका रिफंड नहीं मिलेगा, ये सब हमारी वैल्यू में ऐड होता है। तो 15 लाख तो हमारे इंटेंजिबल का वैल्यू है, प्लस 0.25 के टैक्सेस ऐड हो जाएंगे। द कंपनी वॉज ऑल्सो ग्रांटेड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन इनिशियल लिस्ट प्राइस। आपका जो लिस्टिंग प्राइस था उस पर 5% डिस्काउंट मिला है, तो लिस्ट प्राइस था 15 लाख का, 15 लाख का 5% ये होता है 75,000। तो 75,000 का डिस्काउंट है तो माइनस कर दिया। incurred a cost of 3 lakhs for customizing the software। 3.5 लाख कस्टमाइजेशन पर खर्चा किया, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। DPL secured a 5-year maintenance contract with the vendor for ₹1 lakh। आपका मेंटेनेंस का खर्चा है 1 लाख का, आने वाले 5 साल का, क्या इसको भी ऐड करें? इसको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो ये सारे खर्चे आपको ऐड करने हैं। 15 प्लस 0.25 15.25 माइनस 0.75 होता है 14.5, 14.5 प्लस 3.5 ये होता है 18 लाख। तो 18 लाख हमारा आंसर रहेगा। तो यहां पर है आपका जो बी है वो 18 लाख है। वेरीफाई करते ICI से, तो 2.2 का ए था जो हमने चेक करा। फिर बी है 18 लाख का, जहां पर सेम कैलकुलेशन है 15 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 75 प्लस 25 का टैक्सेस प्लस 3.5 का कस्टमाइजेशन, 18 लाख हमारा आंसर है। और 1 लाख का जो आइटम है वो एक्सपेंस आउट होगा, वो आपका कैपिटलाइज नहीं होगा। तो ये हमारा 2.3 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा 2.4, इसको समझते हैं। यहां पर बोला है कंसिडरिंग डिस्क्लोजर ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपके डिस्क्लोजर को ध्यान में रखते हुए कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। सर डिस्क्लोजर कौन से? तो जो आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा है। सर डिस्क्लोजर कहां पर कवर होते हैं? डिस्क्लोजर कवर होते हैं हमारे FR के अंदर, FR में रिलेवेंट इंड एस में या फिर हमारे शेड्यूल 3 में, तो वहां पर आपके डिस्क्लोजर कवर होते हैं। यहां पर क्या बोला है डिस्क्लोजर के लिए? द सेड डिस्क्लोजर इज नॉट प्रॉपर
सर सैड डिस्क्लोजर कौन सा? सैड डिस्क्लोजर यानी जो केस स्टडी में गिवन होगा वो हमें चेक करना होगा। लेकिन एक बार ऑप्शन समझते हैं। यहां पर बोला है कि द सैड डिस्क्लोजर इज नॉट प्रॉपर एज परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन along with respective amount pertaining to holding company and its subsidiary are also required। यहां पर बोला है कि आपको परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ये भी आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, इसको एक बार क्लियर कर देते ताकि क्लियर दिखता रहे। सो फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि हमें परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इसको भी डिस्क्लोज करना है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि नॉट प्रॉपर है क्योंकि परसेंटेज ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलोंग विद अमाउंट इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो ये बोलता है कि आपको परसेंटेज ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी डिस्क्लोज करना है। थर्ड बोलता है कि नॉट प्रॉपर है, क्यों नहीं है? क्योंकि परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज वेल एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलोंग विद रिस्पेक्टिव अमाउंट pertaining to holding company and its subsidiaries also required। सी वाला आपके ए और बी का मिक्सचर है जो कि बोलता है रेवेन्यू और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दोनों का डिस्क्लोजर चाहिए। और डी बोलता है कि हमारा जो यहाँ पर जो हमने डिस्क्लोजर किया वो बिल्कुल प्रॉपर है। तो ये आपके चारों ऑप्शन है। एक बार चेक करते हैं आपकी केस स्टडी में कहां पर इसका डिस्कशन हुआ है। तो यहाँ पर ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यहीं पर कहीं डिस्कस हुआ होगा। क्या है यहाँ पर? During audit of DPL consolidated financial statement for year 23-24 which are required to be prepared in accordance with division 2 of schedule 3। division 2 schedule 3 क्या है? ये है हमारा Ind AS का presentation। CA Lokesh, the engagement partner, notice important detail. The notes to account in respect of consolidated financial statement disclosed additional information pertaining to holding company। ये वाला पैराग्राफ हमारा यहाँ से रिलेवेंट है कि CA लोकेश ने यहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करा है और उन्होंने यहाँ पर क्या देखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलोंग विद द रिस्पेक्टिव अमाउंट। तो तीन चीज का डिस्क्लोजर हुआ है, नेट एसेट का, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का एंड आपकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। Additionally, during the year, goodwill of rupees 10 crore arose from acquisition of a subsidiary with no impairment loss of the balance sheet date। इसके साथ साथ goodwill भी recognize हुई है। Adjustment were made in consolidated financial statement concerning intra-group indebtedness, harmonizing different accounting policy adopted by parents and its subsidiary। तो आपने एडजस्टमेंट करे हैं अपने कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, किसको लेके? इंटर ग्रुप इंडेटनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर कंपनी नेटिंग, और आपका हार्मोनाइज करिए आपने अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये वाला पार्ट आपको गिवन है। डिस्क्लोजर के लिए बोला कि तीन चीज डिस्क्लोज करी है, प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और आपका यहाँ पर एक और चीज क्या थी? टोटल नेट एसेट। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमारा जो शेड्यूल 3 है वो किस किस चीजों को डिस्क्लोज करने की बात करता है। तो चलते हैं एक बार आपके शेड्यूल 3 पे, जो कि मिलेगा आपको FR के स्टडी मैट में। तो कहां पर है हमारा शेड्यूल 3? ये रहा हमारा शेड्यूल 3। यहां पर चेक चलते हैं आपके डिस्क्लोजर वाले पार्ट में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो बैलेंस शीट से और नीचे आना है, हमें जाना है आपके नोट्स टू अकाउंट्स में। कहां पर आएंगे नोट्स हमारे? तो ये हमारे नोट्स टू अकाउंट्स चालू हो गए हैं, हमें एडिशनल नोट्स पे जाना है। करंट एसेट का डिस्कशन हो रहा है। एडिशनल नोट्स कहां पर आएंगे? यहां पर इक्विटी का डिस्कशन है। यहां पर हमारे अभी भी एसेट का डिस्कशन चल रहा है। अब यहां पर हमारे एडिशनल नोट्स यहां पर स्टार्ट हो रहे हैं। एडिशनल नोट कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? तो यहां से हमारे एडिशनल नोट्स लगभग स्टार्ट हो रहे हैं, जहां पर हमें बेनामी प्रॉपर्टी की डिटेल देनी है, कंपनी की बोरोइंग्स की डिटेल देनी है, विलफुल डिफॉल्टर है, रिलेशनशिप विद स्टॉक ऑफ कंपनीज, कंप्लायंस विद नंबर ऑफ लेयर फॉलोइंग रेशियो हमें डिस्क्लोज करने हैं, कंप्लायंस ऑफ अप्रूव्ड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ये हमें डिस्क्लोज करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड डिस्क्लोज करना है,
फिर आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, तो ये भी हमारे काम का नहीं, हमें कंसोल वाले पार्ट पे चलना है। तो देखते हैं कंसोल वाला पार्ट कहाँ है। तो ये हमारा कंसोलिडेटेड वाला पार्ट है। तो पार्ट 3 आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। यहां पर हमें बताया कि क्या क्या चीजें डिस्क्लोज होगी। तो यहां पर आपकी कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या डिस्क्लोज करना है, आपको नेट एसेट बतानी है, हमने भी नेट एसेट बताई थी। शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, हमने भी बताया था। शेयर इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बताना है, क्या हमने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बताया था? हमने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं बताया, हमने टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बताया था। तो ये 3 चीजें हमने डिस्क्लोज करी है, ये चौथी चीज डिस्क्लोज नहीं करी है, तो ये भी आपको डिस्क्लोज करनी है। तो चलते हैं हमारे आंसर पे केस स्टडी के। हमारा यहां पर कौन सा पॉइंट है? बी वाला पॉइंट है, जो कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात कर रहा है। तो हमें बी वाला पॉइंट आंसर बोलना है। वेरीफाई करते हैं आईसीआई से। तो 2.4 का बी वाला हमारा आंसर है, क्योंकि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का डिस्क्लोजर हमें करना है। अब इसके बाद आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट proper treatment of goodwill and other consolidation adjustment within context of these financial statement। तो हमें गुडविल का और जो अदर एडजस्टमेंट है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट यहां पर बताना है। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? पहला बोला है कि गुडविल रिप्रेजेंट करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, की गुडविल आपका करंट पीरियड का एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस एंड दोज रिलेटिंग टू हार्मोनाइजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड इट्स सब्सिडरी रिप्रेजेंट परमानेंट। तो यहां पर गुडविल को बोला है करंट, और जो अदर्स है उनको बोला है परमानेंट। सेकंड ऑप्शन है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू ग्रुप इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस एंड दोस रिलेटिंग टू हार्मोनाइजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। ये है हमारा करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। यहां पर गुडविल एंड अदर सबको करंट बोला है। सी है हमारा goodwill represent permanent consolidation adjustment and adjustment relating to intra group indebtedness and those harmonizing। ये है हमारा current period adjustment। यहां पर goodwill को बोला है permanent और others को बोला है current। एंड लास्ट है हमारा goodwill and adjustment relating to harmonizing different accounting policy being adopted by parents is permanent और intra group है हमारा current period। यहां पर बोला है गुडविल एंड पॉलिसी हमारा होता है परमानेंट, और हमारा केवल जो इंट्रा ग्रुप सेट ऑफ है ये होता है करंट। तो ये आपके 4 ऑप्शन है जहां पर आपको बताना है करंट एडजस्टमेंट कौन सा है और परमानेंट एडजस्टमेंट कौन सा है। सर करंट एडजस्टमेंट और परमानेंट एडजस्टमेंट का डिस्कशन कहां होता है? ये होता है हमारे ऑडिट के अंदर, ग्रुप कंपनी ऑडिट के चैप्टर में। तो ग्रुप कंपनी ऑडिट में आपने पढ़ा होगा कि कौन से आपके परमानेंट एडजस्टमेंट है और कौन से आपके करंट एडजस्टमेंट है। तो चलते एक बार आपके इंडेक्स पे। ये हमारा ऑडिट का इंडेक्स है। हमें जाना है ग्रुप ऑडिट के चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 13 पे। चलते ग्रुप ऑडिट पे। 11 आया है चैप्टर। ये रहा हमारा ग्रुप ऑडिट चैप्टर 13। हमें यहां पर परमानेंट और करंट एडजस्टमेंट का पैरा ढूंढना है। पहले इंट्रोडक्शन है, फिर है कंसोलिडेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिट कंसिडरेशन, ऑडिटिंग स्पेशल कंसिडरेशन, यहां पर है परमानेंट और करंट। तो ये वाला पार्ट हमारे लिए रिलेवेंट है 13.16 और 13.17 का। चलते आपके ऑडिट के स्टडी मैट पे, पेज नंबर 16 और 17 पे चलना है। तो ये हमारा पेज नंबर 16 है, जहां पर पहले परमानेंट एडजस्टमेंट की बात हुई है कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व और आपका इक्विटी ऑफ माइनॉरिटी, ये दो आपके परमानेंट एडजस्टमेंट है। फिर हमारे करंट पीरियड एडजस्टमेंट गिवन है। करंट पीरियड एडजस्टमेंट होते हैं हमारे इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, डेफर्ड टैक्स, इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हमारा करंट है। और एडजस्टमेंट रिलेटेड टू हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, ये भी हमारा करंट है। तो गुडविल हमारा परमानेंट है, बाकी सारे हमारे करंट है। चलते आईसीआई के आंसर पे।
तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा कि गुडविल हमारा परमानेंट है और अदर हमारे करंट है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। वेरीफाई कर लेते हैं आईसीआई से। तो ये रहा हमारा 2.5 का सी, गुडविल हमारा परमानेंट है और बाकी हमारे करंट पीरियड एडजस्टमेंट है जो इंट्रा ग्रुप डेटनेस है और अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो हमारी केस स्टडी 2 के सारे क्वेश्चंस और सॉल्यूशन होते हैं कंप्लीट। अगर आपको ये केस स्टडी सॉल्यूशन की वीडियो से कुछ हेल्प हो रही है तो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू करें। एंड अगर आपको लगता है यहाँ पर हम कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाए, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।